हेलो ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम संजू रानी वर्मा है और मेरा जो चयन अभी हाल ही में हुआ है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2018 की परीक्षा में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर पोस्ट के लिए हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, वर्तमान में दोनों की ही परीक्षाओं का पैटर्न एक जैसा हो चुका है। तो तैयारी दोनों के ही लिए हम एक तरह से ही कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इस टाइम में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना केवल हम संघ लोक सेवा आयोग, दैट मीन्स आपका यूपीएससी, और ना केवल आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, दोनों की ही परीक्षाओं को हम साथ साथ लेकर चल सकते हैं। मेरा मानना ये है कि वर्तमान में हम रैंक से ज़्यादा अपनी सक्सेस पर ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ये सोचकर कि हमारी ये रैंक आएगी या ये रैंक आनी चाहिए, इसको लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। आपका जो फोकस हो वो सिर्फ इस बात पर हो कि आपका चयन, फाइनल जो सिलेक्शन है वो होना चाहिए और उसके लिए आप ईमानदारी से तैयारी करते रहें। तो ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि आपको पता होता है कि आपने ईमानदारी से पूरा जो पैटर्न है वो देखा है, पूरा पैटर्न का सिलेबस जो है आपने वो देखा है। तो इस सब से आपकी जो सक्सेस की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं आपकी एक अंतिम मोड़ पर आकर रुकती है, जहां आपका सिलेक्शन तय होता है। ये था मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मैंने इस बार अटैम्प्ट दिया था। आई थिंक ये सेकंड अटैम्प्ट था। मेरा कभी मोटो नहीं रहा या मेरा लक्ष्य भी नहीं था ये कि मैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम दूं। मेरा जो इंटरेस्ट था या मेरा जो लक्ष्य था वो यूपीएससी क्रैक करना था और वो आज भी है। लेकिन बीच में मुझे मौका मिला तो मैंने ये अटैम्प्ट दिया और इस अटैम्प्ट में मुझे एक ही बार में ये पूरी सक्सेस प्राप्त हुई। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मेरे लिए जो पॉजिटिव रहा कि मैंने 2009 से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी। 2009 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था यूपीएससी का। तो मेरी जो तैयारी स्टार्ट होती है वो 2008 से तैयार होती है और 2008 से 2009 के बीच में मैंने पूरी ईमानदारी और पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी यूपीएससी तैयार किया। यूपीएससी का मुझे मेंस लिखने का पहली बार में ही मौका मिला, लेकिन मेरे साथ कुछ परिस्थितियाँ विपरीत हुई जिसकी वजह से मुझे बीच में ये गैप करना पड़ा 2009 से, और 2020 हो चुका है। तो एक लंबा गैप रहा, लेकिन मैंने एक परिस्थितियाँ होती हैं तो परिस्थितियों के साथ मुझे फ़ाइट भी करनी थी और मुझे अपना लक्ष्य भी तय करके रखना था। तो इस बीच में हालांकि मुझे बहुत जगह संघर्ष करने पड़े। सबसे पहला संघर्ष मेरा अपने परिवार के साथ था। फिर दूसरा, मेरे उस परिवार की जो सोच बनी थी समाज की वजह से, वो सोच के साथ मुझे लड़ना था और उसको लड़ने के लिए मुझे कहीं ना कहीं या तो मुझे घर में ही रहना होता, तो मैं शायद उन चीज़ों को इतने अच्छे से या इतने आज उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती अगर मैं उन चीज़ों में रुक जाती या फंस जाती। सभी के साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थितियां चेंज होती हैं या परिस्थितियां विपरीत होती हैं जिनके साथ फाइट करना ना करना ये हमारा डिसीज़न होता है। कभी हम हार मान जाते हैं और कभी हम उनके साथ लड़ जाते हैं, और जब लड़ जाते हैं तो सिंपल सी एक चीज़ हमें सामने मिलती है हमारे फ्यूचर में, वो होती है हमारी सक्सेस। तो परिस्थितियों से डरना नहीं है, परिस्थितियाँ सभी के साथ आती हैं, लेकिन आप उनसे किस तरह से फ़ाइट करते हो ये आपकी सक्सेस को तय करती है। मेरी जो एक्चुअल फ़ाइट थी वो स्टार्ट होती है 2013 से, जब मेरी मदर एक्सपायर हुई। मेरी मदर एक्सपायर हुई उससे पहले जो भी सोच चल रही थी मेरे परिवार में या मेरे पड़ोस में, वो लड़कियों के लिए आप सभी जानते हैं कि एक ऐसे बैकग्राउंड से या इस समाज में लड़कियों के लिए इतनी स्वतंत्रता या इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो अपने सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सकें। मैंने सपने भी देखे और काफ़ी हद तक मैंने पूरा भी कर लिया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि मेरा लक्ष्य पीसीएस नहीं है और लेकिन उसमें मुझे अचीवमेंट मिली, तो मैं इसे बहुत पॉजिटिव लेकर चल रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने 2009 में जो तैयारी की थी उसके बाद मैंने 2017 को पॉइंट करते हुए अपनी जॉब वगैरह छोड़ी, जो मैंने प्राइवेट जॉब की थी उसको छोड़ दिया और फिर मैंने ये जो तैयारी थी उस पर वापस लगी और मेरा ये सिलेक्शन मुझे मिला। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी मेंस स्ट्रेटजी। क्योंकि प्री के लिए सभी जो बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं कि प्री से स्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, उसमें रिज़ल्ट के बिहाफ पर उसकी मेंस की तैयारी के लिए लगते हैं, जबकि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेंस कम प्री। क्योंकि जो मेंस है वो आपको बताता है, वो चीज़ें समझाता है, कंसेप्ट क्लियर करता है, थियरीज़ क्लियर करता है।
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया यूपीएससी और यूपीपीएससीएस, इन दोनों के साथ अब पॉजिटिव ये हो चुका है कि इनका सिलेबस और वे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न वो दोनों सेम हो चुके हैं। तो मेरे लिए भी पॉजिटिव यही रहा कि जब मैंने 2009 में तैयारी की और 2017 में मैंने जब वापस तैयारी स्टार्ट की, तो 2018 का मुझे एग्ज़ाम देने के लिए मिला पीसीएस का। तो दोनों के ही सेम पैटर्न और दोनों का ही सेम सिलेबस में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मेंस में आपकी जो सफलता तय होती है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग पर डिपेंड करती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी है, जनरल स्टडीज़ के उसमें 4 पेपर होते हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर तय किए हैं। उसी तरह से जिस तरह से यूपीएससी में एक एस्से का पेपर होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी एक एस्से रखता है। इसके अलावा वहाँ पर 2 जो क्वालिफ़ाइड आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर कोई क्वालिफ़ाइड सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका एक हिंदी का अलग पेपर होता है जिसमें कि आपको वो कंपल्सरी पेपर है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस को लिखने में। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो हिंदी का वो एग्ज़ाम अलग से ये कंडक्ट करा रहा है, एक सब्जेक्ट अलग से जोड़ा हुआ है, इससे हमें समझ में आता है कि जो इसकी पेपर को क्वालिफ़ाई करने या पेपर को पास करने की जो स्ट्रेटजी है वो हिंदी पर फोकस होनी चाहिए, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आपको शब्दों को एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न में लेना है। हम लोकली कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, हम उन वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें पता चलता है स्पेशली आंसर राइटिंग के दौरान। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, रेगुलर करते हैं और बार बार उनका फीडबैक आपको मिलता है, तो वो फीडबैक आपको बताता है कि अभी आपकी आंसर राइटिंग में कहाँ कमी है। तो ये चीज़ थी जो आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एस्से में भी देखनी है और हिंदी के साथ भी देखनी है। फिर एक सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल, जो आपको यूपीएससी में भी रखना होता है और पीसीएस में भी रखना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप सेम रखते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ईज़ हो जाता है कि दोनों ही सब्जेक्ट दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपने एक ही सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं है या अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका बच जाता है। मेरा जो मेंस था, मेरे मेंस में मेरा ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा, लोक प्रशासन रहा। तो मैंने जब 2009 में यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी, तो उसी दौरान मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था और फर्स्ट टाइम ही मैंने उसको समझा था। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये मेरे एक मतलब मेरे ही टीचर के थ्रू मुझे जब इसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस सब्जेक्ट को रखूँगी और इसी को मैं मेंस में रखूँगी। आपको शायद पता होगा 2009 के आसपास जो यूपीएससी था, इसमें भी 2 सब्जेक्ट होते थे जो आपको ऑप्शनल के तौर पर रखने होते थे। एक प्री लेवल पर आपको रखना होता था और एक आपको मेंस लेवल पर, और मेंस आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ लिखना होता था। तो उस टाइमिंग में मेरा सोशियोलॉजी और पब एड दोनों थे, तो मुझे इतना कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। ज़्यादातर बच्चे अपने कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऑप्शनल के तौर पर क्या रखा जाए, तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन थे, सोशियोलॉजी भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुनने का मेरा जो रीज़न था वो ये था, आप सभी जानते हैं जीएस पेपर सेकंड जो है आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ये चारों ही सेक्टर या चारों ही क्षेत्रों को बहुत अच्छे से वो कवर करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जब आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे होते हैं, इसका मतलब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं। और उसमें रेफरेंस जो होता है सबसे अच्छा होता है आपका संविधान का, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपकी पूरी मेंस की स्ट्रैटेजी को तय करता है आंसर राइटिंग के लिए। आप पेपर 1 को देखिए। पेपर 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिस्ट्री का अगर हम आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री को छोड़ दें तो ज्योग्राफी है, और आपका जो करंट इश्यूज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स है, वो कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ अपने संविधान के कुछ जो प्रावधान हैं, आर्टिकल्स हैं या अनुसूचियाँ हैं या भाग हैं, उनको अगर आप रेफरेंस में कंक्लूजन के तौर पर डाल देते हो, तो ये आपके आंसर को इफ़ेक्टिव बनाता है। और मैंने जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी के लिए तैयार किया था या आईआर के लिए तैयार किया था, आईआर मैंने स्पेशली सेल्फ नोट बनाए थे, हिस्ट्री के भी अपने नोट्स बनाए थे, और कुछ बुक्स का सहारा लिया था मैंने। इसके अलावा जो मैंने कोचिंग ली थी, उस कोचिंग से मुझे कुछ नोट्स मिले थे। कोचिंग भी मैंने मतलब पर्सनल गाइडेंस में ली थी मिस्टर अभिषेक शर्मा के।
तो उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया, जो वो मुझे मटेरियल बताते थे वो मटेरियल को पढ़ती थी और उससे अपने सेल्फ नोट्स या हैंडी नोट्स बनाती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेपर सेकंड के लिए मेरा सबसे अच्छा जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा वो मेरा पबैड रहा, क्योंकि पबैड और पॉलिटी दोनों ही मैंने साथ साथ कवर किए। और इनकी आंसर राइटिंग की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि आप जब भी कोई आंसर लिखें तो करंट्स की जितनी भी इवेंट्स हैं या कोई भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें आंसर में डालते चलिए, और डालने के साथ साथ उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। साथ ही आप किसी जैसे आपके एरिस्टोटल हुआ, प्लेटो हुआ, इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, तो अगर आप वन लाइन में उनको लिख देते हो तो कहीं ना कहीं आपका आंसर इफेक्टिव हो जाता है। तीसरा फिर आपका जो इकोनॉमी है या जो तीसरा पेपर है आपका, उसमें इकोनॉमी भी है, आपका बायोलॉजी भी है, इन्वायरमेंट भी है। तो ये वाले जो सेक्टर हैं ये आप इकोनॉमी का मेनली आप जानते हैं कि आज के टाइमिंग में इकोनॉमी थियोरेटिकल बेस नहीं आती, आपका करंट ऐड होकर आता है। तो आपको करंट की इवेंट से ज़्यादा जुड़ना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक को तैयार करने के लिए पहले उसका सिलेबस बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि पीसीएस के लिए अगर हम स्पेशली बात करें तो पीसीएस जो है वो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप बहुत बेसिक लेवल पर भी तैयार कर लेते हैं और आप आंसर राइटिंग स्किल में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, तो हर टॉपिक पर आप बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए बहुत अच्छा आंसर लिख पाते हैं। ये तीनों पेपर आपके बिल्कुल इन जनरल जो आप सब्जेक्ट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड हैं। लेकिन अगर पेपर 4 की हम बात करते हैं तो पेपर 4 जो है वो हमारा एथिक्स का पेपर है, और वो एथिक्स का पेपर सभी के लिए न्यू है। तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने इनिशिएटिव डालने या अपनी थिंकिंग जो आप जानते हो या सोचते हो, या आपकी जो डायमेंशनल एनालिसिस पावर है किसी भी टॉपिक को लेकर, वो बहुत अच्छे से आप उसे एक्सप्रेस कर पाते हो सब्जेक्ट के थ्रू। साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं उसी इथिक्स के थ्रू इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो रहे होते हैं। इथिक्स हमारा मेनली जो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के साथ साथ डायमेंशनल थिंकिंग को भी डेवलप करता है और आपकी इंटरव्यू की तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्योंकि जो आपकी केस स्टडीज़ वगैरह आती हैं वो केस स्टडीज़ आपकी एट द स्पॉट या इन एनी सिचुएशन वो आपकी थिंकिंग या आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं उसको चेक किया जाता है। और जब आप उनको वर्डिंग्स में लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग से निकली हुई चीज़ें होती हैं। तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो आपकी ओरिजिनलिटी या आपकी नेचुरलिटी होती है जो आपकी इंटरव्यू के तौर पर भी आपको दिखाई देती है। तो ये चारों पेपर के लिए सब्जेक्ट्स वाइज आप जितने भी आपका पूरा सिलेबस है आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। हर टॉपिक के अपने एक हैंडी नोट्स बनाएं, और हैंडी नोट्स में ये ज़रूर मेंशन करें कि जिस भी टॉपिक को आपने तैयार किया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आपका जो करंट इवेंट्स हैं या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी न्यूज़ उन टॉपिक से रिलेटेड चल रही है उसे टाइम टू टाइम अपने हैंडी नोट्स में अपडेट करते चलें। साथ ही साथ जब आप आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग के लिए आप अपनी ऑनेस्टी लेवल पर अपना टाइम मैनेजमेंट खुद डिसाइड करते हुए जब भी आंसर लिखें तो आप टाइम बाउंडेड होकर लिखें। क्योंकि आपको जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो जनरल स्टडीज़ में आपके 20 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, चॉइस नहीं होती है, 20 की 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर हम मान के चलें ज्योग्राफी, पॉलिटी और आईआर या फिर आपके इकोनॉमी या बायोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी भी, जिसमें आपको डायग्राम बहुत हेल्प करता है। अगर आपने डायग्राम्स बनाए हैं तो ये मानकर चलिए आपने अपने आंसर राइटिंग को बहुत इफ़ेक्टिव बनाया है। और जो एग्ज़ामिनर जो भी आपके चेकर्स होंगे वो आपका पूरा आंसर पढ़ने से बेहतर वो आपके डायग्राम से ही समझ जाते हैं कि आप में उसकी कितनी नॉलेज है और उसे आपने कम से कम शब्दों में कैसे डिफ़ाइन किया है या कितने अच्छे तरीके से आप उसे कम समय में लिख पाए। तो पहला आपका राइटिंग स्किल जो आपकी रेगुलर होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने तक आप रेगुलर लिख कर देखें और कम से कम एक दिन में 2 आंसर हर सब्जेक्ट के आप लिखें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि एक दिन एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन लिखें और दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट के। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप अपना शेड्यूल क्या बनाते हैं। लेकिन बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपको अपना शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ। ठीक है।
तो ये था आपका तीनों ही पेपर्स को लेकर, चौथा पेपर भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब मैं अपने तौर पर बताती हूँ कि जब मैंने अपनी आंसर राइटिंग पेपर के दौरान की, जब एग्ज़ाम में दे रही थी, तो उस दौरान मुझसे क्या मिस्टेक हुई या मैंने किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। मैं फर्स्ट पेपर में, जिस दिन हिंदी का पेपर था, तो उस हिंदी के पेपर में एक्चुअल में मुझे थोड़ा-सा टाइम मैनेज, क्योंकि मैंने हिंदी के जो ऐसे और सॉरी, जो आपके लेटर राइटिंग था, वो लेटर राइटिंग तो किया था मैंने, लेकिन जो आपकी ग्रामर था, उस ग्रामर पे मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मैंने लिख कर नहीं देखा कहीं भी इस तरह का। तो इन स्टार्टिंग में उस दिन वॉच भी नहीं लेके गई थी, तो मुझे ये नॉलेज थी कि रूम में होगी, लेकिन रूम में नहीं थी। तो मैं शायद टाइम मैनेजमेंट में मेरे से कहीं न कहीं वहाँ पर चूक हो गई। तो मैंने फर्स्टली तो हिंदी का जितना भी स्टार्टिंग थी, जो कॉम्प्रिहेंशन था और जो ऐसे था, उसका एक फॉर्मेट बनाया अपनी कॉपी के बैक रफ पेज पर। तो मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग गया। मेरे पास शायद जब 1 घंटा बचा, तो मैंने टाइम बराबर वाले से पूछा, तो मैंने वो सारी चीज़ें वापस तुरंत अपने फिर उसमें लिखना स्टार्ट किया। तो मैं घबरा भी गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेपर के लिए वॉच खरीदी और उसके हिसाब से टाइम बाउंड किया। और उसके बाद सिर्फ फर्स्ट डे मुझे वॉच की नीड हुई, और सेकंड डे से जब जीएस के पेपर 1 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया, जो 15 क्वेश्चन थे, उन 15 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लिखा, टाइम देते हुए लिखा। लेकिन जब मेरे 15 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद जब मेरे 5 क्वेश्चन रहे, तो मैंने उन 5 क्वेश्चन को, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास हार्डली 25 या 20 मिनट बचते हैं पेपर ओवर होने के। तो उस दौरान आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं उस 20-25 मिनट में, जबकि आपने जो 15 क्वेश्चन किए थे, अगर आपने सही से उसको नहीं किया, तो आपको वो 15 क्वेश्चन करने में ही 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं स्ट्रैटेजी बना कर गई थी कि जो 15 स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे, जो मुझे आते होंगे बहुत अच्छे से तरह, मैं उन क्वेश्चंस को उन 15 क्वेश्चंस के साथ सबमिट करके स्टार्टिंग में अपना एफर्ट लगाऊंगी। लेकिन 5 क्वेश्चन जो होंगे, अगर वो मुझे लग रहा होगा कि टाइम नहीं हो पा रहा है या मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैंने उनसे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर की की पॉइंट्स थे या हेडिंग्स थी, मैंने हेडिंग्स 4 या 5 हेडिंग्स लिखी और उनको लिखकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब मेरे पास वो 20-25 मिनट बचे, तो मैंने उन हेडिंग्स को, क्योंकि मैंने एक स्पेस रखा था, उस स्पेस पर मैंने 4 से 5 लाइन्स उन हेडिंग्स के बारे में फटाफट लिखी। तो मुझे लगा वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा मेरे लिए कि मेरे क्वेश्चंस नहीं छूटे। क्वेश्चन ना छूटने का सबसे बड़ा यही था कि मैंने वो जो हेडिंग्स और डायग्राम का जो बाद में सहारा लिया, हालांकि मैंने पहले भी बनाए, लेकिन जो बाद में बनाए उसमें स्पेशली मेरे डायग्राम्स और मेरी हेडिंग्स ही थी जिनको मैंने कवर किया। चाहे मैंने 2 लाइन भी लिखी, लेकिन मैं लिख पाई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो हेडिंग्स लिखी गई थी। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे अब इसमें लिखना क्या है, क्योंकि मैंने हेडिंग पढ़ा और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इसने मेरे पूरा पेपर कवर कराया और मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। हालांकि हिंदी में मेरा 2 क्वेश्चन छूट गए थे, और जो सेकंड पेपर था, थर्ड पेपर था, उसमें मेरे साइंस के कुछ 2 क्वेश्चन थे जो मेरे क्वेश्चन छूटे थे, क्योंकि वो मुझे आते ही नहीं थे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको छेड़ा भी नहीं। हालांकि मैं कर सकती थी अगर मेरे पास टाइम होता, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने टोटल मेरे 4 क्वेश्चंस जो थे वो मेरे स्किप हुए। हिंदी में मुझे आते थे, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूटे, क्योंकि फर्स्ट पेपर था, और जो साइंस व टेक वाला पेपर था उसमें वो मुझे आते ही नहीं थे, तो मैंने उनको छोड़ ही दिया था। तो ये टोटल मेरा, जो मुझे लगा कि मेरे से गलती हुई थी हिंदी में कि मेरे को टाइम मैनेज नहीं करना आया, तो लेकिन उसके बावजूद मुझे जो मेरा ऐसे पेपर था वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। ऐसे आपको मैंने बताया कि ऐसे का जो पेपर होता है यूपीएससी में आपका 250 मार्क्स का है, लेकिन पीसीएस में वो आपका 150 मार्क्स का है। जहाँ हम यूपीएससी में हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं, वहीं हमें पीसीएस में 3 ऐसे लिखने होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, टॉपिक्स ए बी सी। ए में आपको 4 से 5 टॉपिक मिलेंगे, उसमें से यू हैव टू सेलेक्ट 1, और सेकंड में भी इस तरह से होगा, थर्ड में भी इस तरह। तो आपके पास 3 घंटे में आपके पास सफिशेंट टाइम होता है, सफिशेंट आपकी सोचने की, आपके लिए पूरा आपका इन्वायरमेंट बना होता है। जब आप पहला ऐसे लिख लेते हैं तो उसके बाद आपका फ्लो आ जाता है, तो आप तुरंत वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और तुरंत उन पर लिखते चले जाते हैं। ऐसे में आपका सबसे जो चीज़ ये है कि ऐसे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऐसे होता है उसके लिए आप स्पेशली कोई बुक ना ही उठाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप खुद मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप करंट को अपडेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं,
पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, इवन आप कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेकर पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे में डालना क्या है, ऐसे में यही चीज़ें डालनी है, लेकिन एक ओरिजिनल थिंकिंग के साथ और डायमेंशनल थिंकिंग। आपको चीज़ों को एनालाइज करना है। आपको जहाँ मेंस में जब हम जीएस के 4 पेपर लिखते हैं, वहाँ आप टाइम बाउंडेड होते हो, आपको 7 या 8 मिनट में एक आंसर लिखना होता है। ऐसे में आपके पास ऑलरेडी 3 घंटे हैं और 3 ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे से 600 या 700 वर्ड तक आप ऐसे आराम से लिख पाते हो, इवन आप 800 तक भी आराम से लिख पाते हो। तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग से कोई बुक लेनी है या किसी और पर्टिकुलर ऑथर को फॉलो करना है। आपने जो मेंस में लिखना सीखा है उसी को आपको ऐसे में लिख कर आना है। सिर्फ कुछ फैक्ट्स होते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरा मानना है आप फैक्ट्स ना यूज़ करें। अगर फैक्ट्स में अगर आपसे गलती हो जाती है, आपको शायद ब्लर याद हो, थोड़ा सा धुंधला याद रह जाए, और आप कोशिश करें कि मैं फैक्ट डाल दूंगा तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन अगर वो बाय चांस गलत हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके ही ऐसे को कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड ले जाता है। तो फैक्ट्स ज़्यादा ना डालें, वही डालें जो आप श्योर हों। दूसरी, आप अपनी कोई लिखी हुई कोट हो सकती है, अगर आप पोइट्री वगैरह करते हैं तो आप स्टार्टिंग पोइट्री से कर सकते हो, या आप किसी जो फेमस पर्सनालिटी है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या आप 2 लाइन कोई भी एक अच्छी सी तैयार करके, क्योंकि जब आप ऐसे सेलेक्ट करते हो तो जब आप ऐसे का टॉपिक ले रहे होते हो तो अभी आपके माइंड में कुछ लाइन्स आ जाती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। इसके साथ अगर आप बीच में भी कहीं अपने लिखे हुए कुछ लाइंस डालना चाह रहे हैं या किसी पर्सनालिटी की बोली हुई चीज़ें डालना चाहते हैं, हम जब इथिक्स में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, तो आप कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, आप वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं जो ऐसे है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर देती हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि ऐसे के लिए कोई बुक ना उठाकर, जब आप आंसर राइटिंग कर ही रहे हैं तो आंसर राइटिंग के साथ साथ आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर वही टॉपिक आप ऐसे के लिए आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए, मान लीजिए आपका वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन से रिलेटेड योजनाओं के बारे में कोई चीज़ आती है, या कृषि या हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीज़ें पर आती है, या आज क्लाइमेट चेंज पर आती है, तो क्लाइमेट चेंज पर आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है, आप बायोलॉजी पढ़ कर आए हो, इकोलॉजी आपने पढ़ लिया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, उसमें क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए दी गई हैं। इसके अलावा आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज़ हैं, वो भी उसमें आपको दी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं या जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं, आप ऐसे में बहुत फ्रीली उनको डाल सकते हो। हिस्ट्री के आपकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री से या आपके एंशिएंट हिस्ट्रीज़ हैं, आप उन्हें वहाँ पर डाल लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आप एक चीज़ों को बहुत डायमेंशनली भी सोच सकते हो, और बहुत लिमिटेड टाइमिंग में जब आपने आंसर राइटिंग मेंस के लिए किया था तो आप छोटे से छोटे चीज़ों को छोटी से छोटी जो लाइंस होती हैं या आपके वर्ड्स होते हैं उन्हें बहुत लिमिटेड टाइम में आप लिख पाते हो। इन होल सोल आपका कहना से मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हमें क्या तैयार करना है, लिमिटेड टाइम में गागर में सागर भरना होता है। आपको अपनी पर्सनालिटी को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, अपने विचारों को लिमिटेड टाइम में एक्सप्रेस करना है मेंस में, और वही बताता है कि आप अपनी सक्सेस की तरफ कितना बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चलें, अपनी आंसर राइटिंग को रेगुलर रखें। आंसर राइटिंग रोज़ का गेम नहीं है कि आप रोज़ करें, लेकिन मैंने कहा इन स्टार्टिंग आप 1 महीना रेगुलर लिखेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आंसर राइटिंग करना, वो भी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं या पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर किया। मैंने 2008 और 9 के बाद आंसर राइटिंग डायरेक्ट यूपी पीसीएस 2018 में जाके लिखा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप एक बार आंसर राइटिंग और चीज़ों को बहुत कंसाइज वे में भी और एनालिटिक वे में भी सोचना सीख जाते हो तो आंसर राइटिंग अपने आप में आपके टिप्स पर आ जाती है। ये आपका एक गेम बन जाता है कि आपसे कभी भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा तो आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, बहुत छोटा भी लिख सकते हो, और वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी थी मेंस की, और मेरा आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो ये सोचकर ना करें कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक बार में क्वालिफाई हो गया है या एक बार में उसका सिलेक्शन हो गया है, तो अगर आपका सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में या फोर्थ टाइम में क्लियर हो रहा है या काफ़ी साल लग गए हैं
तो उससे आपकी सक्सेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सोच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों की नज़र में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द स्पॉट वो कहते ज़रूर हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइमिंग में जिसका भी जब कभी न्यूज़पेपर में आता है कि देखो उसने पहली बार में निकाल लिया, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है, चाहे आपका 6वीं बार में हुआ, 7वीं बार में हो, सिर्फ़ ये पेपर्स में आता है कि उसका फर्स्ट टाइमिंग में हो गया या सेकंड। समाज में या आपकी सोसाइटी में या आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आपने जिस चीज़ की तैयारी स्टार्ट की थी, आपने लोगों से जो कहा था, क्या आप उस पर खरे उतरे या नहीं उतरे। जो आपने अपने आप से कमिट किया था, आप उसमें सक्सेस लिया आपने या नहीं लिया। तो हमारा मोटो हमारी सक्सेस होना चाहिए, ना कि रैंक या हमारे अटेम्प्ट्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो आप वो रैंक से, डिजिट से या अटेम्प्ट से अपनी सक्सेस को काउंट ना करें और अपनी तैयारी को ईमानदारी के साथ, चाहे आज कर रहे हैं, चाहे आपसे 10 साल बाद करना स्टार्ट करें, पूरी ईमानदारी के साथ आप जब भी करेंगे, आपका उसको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरा अगर टाइम, मुझे इतना लंबा टाइम लगा तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उनसे बाहर नहीं आ पाती या नहीं आ पाई। लड़ने की कोशिश की, लड़ी भी, लेकिन टाइम वो शायद मुझे उधर देना था, इसीलिए वो टाइम उधर लगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ मतलब क्लियर की है कि 2008 और 9 की तैयारी और 2018 की तैयारी सेम पैटर्न पर नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा जो आंसर राइटिंग थी, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, जो यूपीएससी के लिए मैंने स्टार्ट किया था, वही मैंने पीसीएस के लिए लिखा। हाँ, हालांकि अगर हम आज बात करें तो बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जो पीसीएस है, स्पेशली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, इसमें भी हिंदी माध्यम वालों का बहुत रेशो गिरा है। हिंदी माध्यम वाले सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैंने हिंदी से दिया, मैं इंग्लिश से भी रख सकती थी, लेकिन मुझे यही था कि मुझे हिंदी से ही देना है क्योंकि मेरी ओरिजिनलिटी मेरी हिंदी में थी। लेकिन कई बार लोगों से सुनने के बाद कि अब हिंदी वालों के लिए कोई स्कोप नहीं रह गया है, तो मुझे कभी इस चीज़ से डर नहीं लगा क्योंकि जब आप किसी भी मीडियम को चुन रहे हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए अपने में कि आप उस सब्जेक्ट की से रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी है किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप अब उस मीडियम के हिसाब से तय करें। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, वर्डों को स्टैंडर्डाइज वे में यूज़ करें। जितने भी स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं उन्हें जितने अच्छे से आप अपने आंसर राइटिंग में डालेंगे और भाषा क्लिष्ट ना हो, जो बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है। आज आप जानते हो कि अगर आप गूगल ट्रांसलेशन को देखते हो, चाहे यूपीएससी है या पीसीएस है, आप एग्ज़ाम जो आपका पेपर आता है उसमें जो ट्रांसलेशन होती है वो गूगल ट्रांसलेशन होती है, जो हमारी समझ से बहुत, हम हिंदी वाले भी नहीं समझ पाते। बहुत अलग तरह की हिंदी होती है, लेकिन हमें शुद्ध हिंदी लिखनी है, हमें बहुत संस्कृत वाली भी नहीं लिखनी, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड वर्ड्स को यूज़ करते हुए हिंदी को लिखना है। तो हिंदी वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ईमानदारी के साथ अपने शब्दों को बहुत मानक तौर पर यूज़ करते हुए आप लिखने की कोशिश करें। वर्तनी पे बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी है इस लेवल पर आकर, लेकिन हिंदी बहुत हार्ड है क्योंकि हमारी बिंदी तक के लिए भी हमारे मार्क्स काटे जाते हैं और हमारी जो मात्राएं होती हैं, अगर हमारी मात्राएं या बिंदी इधर से उधर भी हो जाती है, विराम चिन्ह, पूर्ण चिन्ह, ये अगर ख़त्म हो जाते हैं या हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे जो वाक्य हैं उनका सार ही बिगड़ जाता है। इसीलिए थोड़ा हिंदी का रेशो मुझे लगता है कि वो कम है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे उसी में निपुणता लेने की तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में रिज़ल्ट नहीं आएगा। हम सुनी सुनाई बातों पर या वर्तमान में जो चल रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर कर अपनी ईमानदारी से तैयारी पर फोकस करेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये सभी हिंदी माध्यम वालों के लिए है कि जो चल रहा है उस पर इतना ध्यान ना दें, अपनी जो तैयारी है, अपने जो एफ़र्ट्स हैं उसको पूरी ईमानदारी से आप करेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ ही अगर मैं अपना इंटरव्यू के बारे में आपको बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंटरव्यू के लेवल पर मुझे जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला वो मेरे सब्जेक्ट से मिला, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चंस थे वो स्पेशली बेस्ड थे पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो करंट का मेरे साथ एज सच कोई इशू नहीं था। 2 क्वेश्चंस मुझसे, 2 नहीं, 1 क्वेश्चन ऐसा था जो बोर्ड से पूछा गया था। बोर्ड में मुझसे पूछा गया था कि ये इलाहाबाद की कोई ऐसी पर्सनालिटी बताइए जो बहुत फेमस रही हैं, एक कवियत्री बताइए ऐसी। हालांकि मेरे माइंड में एकदम स्टक भी हुआ महादेवी वर्मा, लेकिन मैं बहुत लंबा टाइम हुआ था तो मेरे को नहीं श्योरिटी थी तो मैंने वो स्किप किया।
और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कोरोना से पूछा गया था मुझसे क्वेश्चन कि ये बताइए, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि चाइना से कोरोना आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैंने इन सिंपल वर्ड्स उनको बहुत लाइट वे में आंसर दिया कि मैं किसी भी देश या व्यक्ति पर किसी भी चीज़ को आरोपित करने से पहले ये देखना ज़्यादा मतलब देखना चाहूँगी कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन आई है या न्यूज़पेपर्स में आ रहा है या किसी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से है या नहीं है। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ऐसा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है? मैंने कहा WHO हो सकता है इस मामले में। अगर WHO ये डिक्लेयर करता है कि हाँ चाइना से ही आया है, तो मैं उस चीज़ को मान लूँगी, लेकिन जब तक ऐसा कहीं से नहीं आता है तो मैं किसी के भी बारे में इस तरह की टिप्पणी करने से बचूँगी। इसके अलावा मुझसे सोर्सेज़ ऑफ पावर पूछे गए, शक्ति के जो स्रोत हैं वो कहाँ से आते हैं, भ्रष्टाचार को आप कैसे नियंत्रित करेंगे, या भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अभी रेगुलेशन चल रहा है। साथ ही साथ मुझसे पॉलिटी के जो राजनीतिक सिद्धांत थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, तो मैंने पॉलिटी से किया था। तो उन्होंने मुझसे पॉलिटिकल थिंकर्स स्टार्टिंग के थिंकर्स हैं उनके बारे में पूछा। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी का रिलेशन भी मुझसे पूछा गया। तो होल मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरे ऑप्शनल पर डिपेंडेंट था, तो मुझे उसमें भी ज़्यादा परेशानी नहीं आई। डर लगा था क्योंकि जब मैंने अभी तक इंटरव्यू फेस नहीं किया था। मैंने सिर्फ UPSC का 2009 में मेंस लिखा था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो काफ़ी घबराहट भी थी। लेकिन जब एंटर हुए तो स्टार्टिंग में जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है पूछना, और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि जिस पर आप बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो फिर आपके लिए इंटरव्यू बहुत इजी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है या आपको नहीं पता है, तो आप उससे घबराएं नहीं, उसको स्किप करके या आप माफ़ी मांग सकते हैं कि माफ़ी चाहूँगी सर या चाहूँगा कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, या मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचूँगी। तो उसको करते हुए आप आगे के क्वेश्चन के लिए मूव कर सकते हैं। तो इंटरव्यू का मेरा इंटरव्यू जो था शायद 18 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू था, इसी के दौरान था। तो जब मैं इंटरव्यू देकर निकली थी तो मुझे श्योरिटी थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। बाकी जब महादेवी वर्मा जी का जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, तो मुझे इसको लेकर डर भी था कि कहीं ना कहीं शायद ये हो सकता है कि एक बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं नहीं बता पाई। लेकिन होल जो इंटरव्यू जब मैंने एनालाइज़ किया, तो मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। और जब से मैंने PCS 2018 के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, तो 18 में भी आपने 28 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था, और नेक्स्ट ईयर 2019 में जून में इसका डिक्लेयर था, लेकिन जून में नहीं हो पाया, फिर अक्टूबर में जाकर हुआ। तो उस दौरान भी मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था इसकी तैयारी को। तो मुझे लिखने के बाद ये कंफर्म था कि मेरा हो जाएगा। तो जब आप ईमानदारी से तैयारी करते हो, तो जब आप पेपर देकर आ रहे होते हो, तो ये श्योरिटी आपको तभी अंदर से आपकी सोल दे देती है कि हाँ होगा या नहीं होगा। आपको किसी और चीज़ पर अपने आप को परखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सफ़र था मेरा मेंस का और इंटरव्यू का। और ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि रैंक्स पर मत जाइएगा, अटैम्प्ट्स पे मत जाइए, इन चीज़ों पर फोकस करने से बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंसर राइटिंग को अपने तैयार कीजिए, अपनी डायमेंशनल सोच खोलिए। कोई भी मेंस लेवल पर आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये रखिए कि आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपकी सोच को बहुत बहुआयामी बना दे। अगर आप पॉलिटी से रिलेटेड या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सोच का दायरा बहुत बढ़ जाता है। हम बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आकर ह्यूमैनिटीज़ को लेते हैं, क्योंकि जो जॉब है या ये जो फील्ड है, वो कहीं ना कहीं लोक सेवक की डिमांड करता है, जो हमारी सोसाइटी में रहकर सोसाइटी को सर्व करेगा। तो सोसाइटी को सर्व करने वाला भी ह्यूमन है, और जिसको सर्विस देनी है, समाज को देनी है, लोगों को देनी, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर आप उनमें बहुआयामी सोच नहीं रख पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक लैक पॉइंट हो जाता है इस सर्विस में आने का। तो आपको अपनी सोच का दायरा खोलने के लिए सबसे ज़रूरत है कि आप सब्जेक्ट ऐसा सेलेक्ट करें जहाँ पर आपकी सोच को खुलने का मौका मिले। दूसरा, सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूज़न में ना जाएं,
जहाँ आपका इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यूपीएससी में हेल्प कर सकता है, या जीएस का ही कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऑप्शनल के तौर पर तैयार करेगा और साथ ही साथ आपका जीएस बहुत अच्छे से तैयार कर देगा, तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। कंपटीशन के तौर पर ना लें, या ये सोचकर ना लें कि अभी मेरे फ्रेंड ने या अभी जो ट्रेन में या टॉपर्स जो आए हैं उन लोगों ने क्या सब्जेक्ट लिए थे या वो इजी होगा। तो अपने कंफर्ट ज़ोन को, अपने इंटरेस्ट ज़ोन को क्रिएट या जानकर ही कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। इसके अलावा अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से अपनी खुद के पर्सनल लेवल पर वो तैयार करें, किसी के बाउंडेशन में ना करें कि आपके सामने कोई होगा तो ही आप टाइम बाउंड करके लिखोगे। अगर आपने आज आंसर लिखा है तो अगर आपको 7 से 10 मिनट लगे हैं तो इसका मतलब आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो ये आप अपना एक तरह से मान कर चलिए कि नेक्स्ट आंसर जो होगा आप उसमें 2 मिनट ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब आप 7 मिनट में वो आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और जितना डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने हेडिंग्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक पर आपके पास एटलीस्ट 5 हेडिंग या 5 पॉइंट्स ज़रूर हों जो पीसीएस लेवल के सिलेबस में आती हैं, क्योंकि जब आपके पास पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट्स को आप बहुत जल्दी लिख भी पाते हो और याद भी कर पाते हो। तो पॉइंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब मैंने आपको ये बोला कि सब्जेक्ट आप ऐसा तैयार करेंगे जो आपकी बहुआयामी सोच को डेवलप कर सके, तो इसका मतलब आपकी जो डायमेंशनल थिंकिंग है वो भी डेवलप हो चुकी है, एनालिसिस पावर भी डेवलप हो चुकी है, और आप अब पॉइंट्स के वे में भी आप चीज़ों को तैयार कर पा रहे हो। तो अगर आप एटलीस्ट 5 पॉइंट तैयार कर कर जा रहे हो तो ना तो आप कंफ्यूज होगे लिखने के टाइम पर, ना आप भटकोगे, और आप एक लिमिटेड टाइम में उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाओगे अपने आंसर राइटिंग में। तो ये मेरा पूरा जितना मैंने किया प्री से लेकर और इंटरव्यू तक का, ये मेरा सफ़र था।